Assalamualaikum, welcome to the Ask Me Physics channel class 9 Physics चैप्टर नंबर 4 में आज जो हम पढ़ेंगे वो है टॉर्क, जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टॉर्क को आप जब डिफाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं, टॉर्क को ही हम कहते हैं कि इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। टर्निंग इफेक्ट जब पैदा हो जाता है फोर्स की वजह से तो हम कहते हैं कि इसको हम टॉर्क का नाम देते हैं और इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा बार होता है, ये एक बार है हमारे पास, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा या लेंथ होगा। लेंथ को हम यहाँ पर आर से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, और ये इसका जो एक साइड होता है इसको हम फिक्स रखते हैं। तो दूसरे साइड पर जब आप फोर्स लगाओगे, यहाँ पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी जो है ये क्या करने लगता है, ये मूव होने लगता है, और जब तक आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक ये जो है ये मूव होता रहता है। और इस तरह इस प्रोसेस के दौरान जब ये मूव हो जाए, इसका एक एंड जो है वो फिक्स रहता है और दूसरा एंड यानी सिर जो है वो मूव होने लगता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो गई है ये इसको हम टार्क कहते हैं। टार्क को समझने के लिए पहले हम कुछ सिंबल और इसकी खुसूसियात पढ़ते हैं कि टार्क को जो है हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और या इसको हम टी से भी लिख देते हैं, बट टा जो है ये बिल्कुल ज़बरदस्त इसके लिए जो है अपना एक सिंबल है। टी मुख्तलिफ सिंबल्स में यूज़ हो रहे हैं, टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पर हम टॉ ही यूज़ करेंगे। ये प्रोनाउंस होता है टॉ, ठीक है। और इसके ऊपर हम तीर का निशान इसलिए डाल रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर है, याद रखें ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी ही जो है इसकी जो है इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये फोर्स पर डिपेंड करता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये जो है हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, डायरेक्टेड क्वांटिटी कहेंगे, और चूंकि इसका फार्मूला भी होगा अभी हम डिस्कस करेंगे, तो फार्मूले का जो हम कहेंगे, अगर इसका फार्मूला है तो फिर ये जो है हमारे पास डिराइव क्वांटिटी भी होगी। ये एक डिराइव क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि बेसिक सिर्फ 7 ही है। तो ये जो हमारे पास है ये डिराइव क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर फार्मूले को अगर देखा जाता है तो हम इस फार्मूले को समझेंगे कि टॉर्क जो है यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये दो वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जब एक फोर्स आप लगाते हैं, ठीक है, और सर्टन लिमिट हो तो वो सर्टन लेंथ हो, तो उस पर भी यहाँ पर ये लेंथ भी हम जो है वेक्टर कंसिडर करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये सर्कल तो इमेजिनरी है, ये हकीकत में कुछ होता नहीं है, लेकिन जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये सर्कल ही ट्रेस करता है, ठीक है। तो इसको हम जो है टार्क कहेंगे। टार्क याद रखे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं, आम मल्टीप्लाई 4/4 से 16 आता है, लेकिन याद रखे यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई का निशान है ये आम मैथ्स में हम 5 × 4 और या 5.4 लिखते हैं। ये 20 के लिए इस्तेमाल होगा, यानी दोनों से, क्योंकि ये स्केलर्स है तो यहाँ पर क्रॉस लगाना या जो डॉट लगाना ये भी प्रोडक्ट का निशान है। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट नीचे लिखा जाता है, ठीक है, ये डॉट है। तो याद रखे फिज़िक्स में ये जो है ये वेक्टर्स है, और वेक्टर्स के दरमियान अगर आप डॉट या क्रॉस लगाते हैं तो उससे बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। याद रखें जब दो वेक्टर्स के दरमियान आप क्रॉस लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों से जो नया रिज़ल्ट बनने वाला है वो भी क्या होगा, वो भी जो है वेक्टर होगा। यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ निशानदेही करता है, जो आगे जाके मैथ्स में और फिज़िक्स में आप पढ़ोगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दो
वेक्टर्स के दरमियान होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब भी होता है कि इससे जो रिजल्ट बनेगा वो भी वेक्टर होगा। इसके बरअक्स हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट होता है जो इसके बरअक्स होता है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट में भी हम जो है दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स से जो रिजल्ट आता है वो स्केलर रिजल्ट आता है, तो इस वजह से फिर उसमें हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। आम हिंसों में क्रॉस या डॉट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम डिजिट्स आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो इस फॉर्म में हो इस फॉर्म में हो, आपको जो आंसर मिलता है वो स्केलर ही होता है, और स्केलर जो है वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर यूनिट की बात की जाए, यहाँ पर हम अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसकी जो बनती है टॉर्क की, तो वो आप देख सकते हैं कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, और आर की जो यूनिट होती है, चूँकि ये डिस्टेंस है तो हम इसको मीटर में कंसिडर करेंगे। तो न्यूटन मीटर जो है ये टॉर्क की जो है यूनिट होती है। इंटरनेशनल लेवल पर जो आप इसका यूनिट लेते हैं तो वो न्यूटन मीटर ही होगा, ठीक है। और अगर आपको जो आर की वैल्यू अगर आपको सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिया गया है तो मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जाए, तो डायरेक्शन के हवाले से अब यहाँ पर हम टार्क की जो डायरेक्शन है, पॉसिबल डायरेक्शन होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। टार्क जो है, एक तो हमारे पास होता है पॉजिटिव टार्क और दूसरा होता है नेगेटिव टार्क, ठीक है। तो ये क्या होता है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो टॉर्क की डायरेक्शन से पहले हम यहाँ पर एक वॉल क्लॉक लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे कि वॉल क्लॉक से हम अपना ये इसको समझेंगे ज़रा। आप इधर देख सकते हैं कि घड़ी की जो सुई है वो जो है इस डायरेक्शन में आती है, ठीक है। ये जो है हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह होती है, यानी ये यहाँ से आती है और फिर इस तरफ जाती है। तो इसको आम कंसेप्ट में कहते हैं कि अगर आपकी किसी टार्क की डायरेक्शन इस तरफ हो तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है। अगर टार्क जो है इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है तो हम इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ये क्लॉकवाइज सिम्मत होता है, इसको हम शॉर्टली CW लिख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन इसके ख़िलाफ़ हो, यानी घड़ी की सुई के उल्टा जा रही हो इस तरफ, तो फिर इसको हम दो नाम देते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज जिसको CCW भी कहा जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज का नाम इसको देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी इसको कहा जाता है, तो ये जो है ACW कहलाता है। तो अगर यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन से लगा है तो ये इस तरफ मूव हो रही है। तो इस केस में जो टार्क की डायरेक्शन है इसको हम CCW कहेंगे, ठीक है, या ACW भी आप इसको कह सकते हैं। ये दोनों जो है गैर घड़ीवार सिम्मत, यानी घड़ी के सिम्मत के उल्टा जो है ये जाता है। तो इस केस में जो टार्क है, यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो है इसको हम पॉजिटिव टार्क का नाम देंगे। और अगर आप इसको इस साइड पर देखते हैं, अगर ये फोर्स ऊपर से लगा होता और ये बॉडी जो है ये इस तरफ टर्निंग इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस होती, तो फिर जो है इसमें जो टार्क पैदा होती क्लॉकवाइज टार्क पैदा होती, और क्लॉकवाइज जो टार्क है, अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल समझते हैं, इस पर यहाँ पर फोर्स लगा है तो ये इस तरफ घूमेगा, तो ये फिर क्लॉकवाइज टार्क है, और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव टार्क कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये जो है ये कंसेप्ट हमें क्लियर होनी चाहिए कि घड़ी की सिम्मत में अगर टार्क प्रोड्यूस होता है तो उनको मनफी टार्क, और अगर घड़ी के ख़िलाफ़ पैदा होता है तो फिर उसको हम मुस्बत टार्क कहेंगे। अब अगर हम टार्क की डिटेल में जाते हैं, जो इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है और इसको जो है हम समझते कैसे हैं। पहले तो हमारे पास ये एक बार है, ठीक है, ये रेड कलर का, और इस पर हमने कोई भी फोर्स लगाया किसी भी एंगल के साथ, ठीक है। हम अगर इसके एंगल को कंसिडर करते हैं, ये एक थीटा
इसकी एंगल है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, आप इस तरह परपेंडिकुलर, इस तरह किसी भी, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ये लिया है तो इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो जो है इसलिए मैंने ये फोर्स इस तरह लगाया है फॉर एग्जांपल। अब अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं तभी जो है टार्क जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, यानी इस तरह एक हम यहाँ पर बनाते हैं एक पॉजिटिव टार्क, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव टार्क ही है, ठीक है। तो ये टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं टार्क का जो फार्मूला हमने यहाँ लिया, आप इसको R क्रॉस F या F क्रॉस R दोनों ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। खैर आप क्रॉस प्रोडक्ट में जब इसको उल्टा करते हैं तो इसमें नेगेटिव साइन पैदा होता है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो F क्रॉस R हम यहाँ कंसिडर करते हैं। फोर्स लग गया है R पर, तो एक रिजल्ट हमारे पास बन रहा है, एक टार्क, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स को अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ थीटा के साथ लगा हुआ है, तो आपका जो फोर्स है, हमने पिछले टॉपिक की तरफ हम जाते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स लेते हैं तो ये फोर्स दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, एक जो है Fx होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो Fy होगा। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर फोर्स में, ये फोर्स ओरिजिनल फोर्स जो है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। अगर आप देखते हैं तो आपका जो यहाँ पर Fx का पोर्शन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में टार्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप देख सकते हैं, यानी Fx की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल हमारे पास 0% है इधर। तो याद रखिए, अगर हम यहाँ पर इस टार्क को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, Fy और क्रॉस R। ये फोर्स जो है ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, तो ये कंपोनेंट तो आपका यहाँ से ख़त्म, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, तो ये Fx वाला पोर्शन हमने यहाँ से हज़फ कर दिया, और Fy की जो पोर्शन है वो 100% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टार्क पैदा करने में, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है और इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास जो है Fy ही जो है टार्क का असल बुनियाद रहेगा, यानी टार्क जो है वो Fy ही की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर तीर का निशान बार बार लगाते हैं हम, क्योंकि ये वेक्टर्स है और वेक्टर्स की ही हम बात कर रहे हैं। और अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से आप अगर उस टॉपिक के हिसाब से जाएं तो यहाँ आपके पास जो टार्क की वैल्यू आएगी वो आएगी Fy को हम लिख सकते हैं F साइन थीटा इनटू R। अब यहाँ पर चूंकि एंगल आ गया है, ठीक है, डायरेक्शन आ गई है, एंगल आ गई है, साइन थीटा आपको एंगल ही देगा, तो आप यहाँ से क्रॉस का सिंबल निकालें और आप यहाँ पर जो है R की भी मैग्नीट्यूड डाल दें, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल जो है डॉट लगा देंगे या क्रॉस लगा ले या बिल्कुल R आप लेके, ठीक है, R और F के दरमियान जो ये तीर का निशान था, ये जो था, ठीक है, ये डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हमने थीटा के शक्ल में यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ पर F और जो R है वो मैग्नीट्यूड ही कंसिडर होंगे। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी थीटा की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, तो इन दोनों को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम Fr साइन थीटा ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं टार्क के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। इस इक्वेशन से हम टार्क की वैल्यूज़ बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो साइन थीटा हमें दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों वैल्यूज़ जो आप यहाँ पर लिखेंगे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो आर होता है इसकी मैग्नीट्यूड। याद रखें यहाँ पर जो आर होता है इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म और एफ की जो वैल्यू यूज़ होंगी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगी। डायरेक्शन यहाँ से साइन थीटा की शक्ल में निकल गई है। अब कैलकुलेटर की थ्रू आप साइन में थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालोगे तो आपको साइन थीटा की जो कंबाइन वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आएगी,
वो चेंज होती जाएगी। थीटा की जब वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो ये भी जो है क्या होगा, आपके पास इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और टार्क पर असर डालेगा। अब यहाँ पर जो टार्क के लिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हम टेबल के थ्रू भी निकाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं ये हम यहाँ पर निकाल देंगे। ये फुल टेबल है और इसको हमने जो है ना इसमें 90 तक लिया है, तो ये दोनों टेबल सेम ही है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ है वो फ्रैक्शनल दिए गए हैं। ये वैल्यूज़ जो है ये कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा मदद देती है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि एंगल जो है 0 से 360 डिग्री तक होती है। अगर आप x यहाँ पर इन लोगों ने x लगाए, आप थीटा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थीटा जो है 0 से लेकर 360 डिग्री तक जाता है। तो साइन की जो वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2 और ये सारे वैल्यूज़ अगर आप देखते हैं तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है। ठीक है, जब 270 आती है तो उस पर इसकी वैल्यू -1 और 90 पर इसकी 1। इसी तरह 0 और 180 और 360 डिग्री पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो याद रखिए आपके पास जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती और -1 से कम नहीं जा सकती। अगर हम यहाँ पर -1 को ज़रा साइड पर करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है जब आपके पास एंगल जो है वो क्या हो, एंगल जब आपके पास 0 डिग्री हो तो साइन की वैल्यू 0 हो सकती है। ये अब इसको हम समझेंगे कि ये किस तरह, ठीक है, ये आगे हम नेक्स्ट पेज में अभी समझेंगे कि इसको हम किस तरह मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रखिए अगर आप टार्क की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, टार्क मैक्स, तो याद रखिए आपके पास एफ आर और यहाँ थीटा की वैल्यू अगर आप 1 डाल दें, क्योंकि इससे ये ज़्यादा और नहीं हो सकती, तो फिर साइन थीटा आपने अगर 1 के बराबर डालनी है तो इसका मतलब ये है कि थीटा कितना होगा, यानी साइन थीटा 1 कहाँ पर है, ठीक है, 1 की वैल्यू इसकी 90 डिग्री पर है। तो आप अगर मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर आपने थीटा जो है 90 रखना है। मतलब ये है कि आप जब फोर्स लगाना चाहते हैं और पूरे फोर्स से आप भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप जब फोर्स लगाओगे, ठीक है, फोर्स, तो आर और एफ के दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, तभी जो है आपके पास जो है मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। अब हम इसके मुख्तलिफ कुछ जो है सिचुएशन समझेंगे इधर पर, तो अभी नेक्स्ट पेज में हम उसे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टार्क का जो आपके पास फाइनल फार्मूला आता है तो उसके हिसाब से अगर थीटा आपके पास, इफ़ थीटा जो है वो 90 डिग्री हो तो क्या होगा, आपके पास जो है टार्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, वो मैक्सिमम टार्क आपके पास आएगा अगर थीटा 90 हो। अगर हम थीटा की कुछ और वैल्यू लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 या 0 भी अभी हम समझेंगे। यानी आप अगर इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इस केस में मोमेंट आर्म की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो इस तरफ है, एफ की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो हमारे पास 0 डिग्री बन गई। तो साइन की जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखें, साइन की 0 पर 0 वैल्यू है। तो आपके पास टार्क की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिखेंगे एफ थीटा ए 0 डिग्री, तो आपके पास जो भी टार्क प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा। ठीक है, कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा अगर आप इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, क्योंकि इसकी ये फिक्स एंड है, तो ये टार्क तो इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में पैदा होना चाहिए था, लेकिन अब पैदा नहीं होगा। आप जू आप थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे इस साइड पर या इस साइड पर, तो आप देख सकोगे कि आप कुछ और टार्क महसूस करोगे और टार्क प्रोड्यूस होगा। तो यानी 0 एंगल पर अगर आप फोर्स लगाते हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पर जिसका एक एंड फिक्स हो, तो आपके पास कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर आपके पास मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस हो सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें देखते हैं
कि फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स जितना आप बढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये मोमेंट आर्म है, अगर आप इस पर फोर्स की मिकदार ज़्यादा करोगे तो याद रखें टार्क की जो वैल्यू है वो फोर्स पर डिपेंड करती है, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। टार्क की मैग्नीट्यूड फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। हम यहाँ एंगल की बात नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी हमने कर लिया। अगर आप थीटा 90 डिग्री भी लगाओगे, अगर फोर्स कम रखोगे तो टार्क कम प्रोड्यूस होगा, अगर आप फोर्स ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। और ये जो है हमारे पास, आप यहाँ पर ये इसको आप थर्ड केस डाल सकते हैं, ये सेकंड केस था और इसको आप फर्स्ट केस कह सकते हैं। तो ये टार्क जो है यहाँ पर मैक्सिमम प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास जो है आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम करते हैं तो टार्क आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी अगर आप इसी ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर एफ प्रोड्यूस लगाते हैं, वही फोर्स लगाते हैं जो यहाँ आपने लगाया था, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो इस आर से कम होगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर कम होगी तो फिर जो है आपके पास टार्क की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कम आएगी, ठीक है। आर की वैल्यू कम करोगे, जितना कम करोगे, इवन आप अगर यहाँ पर फोर्स लगाओ तो यहाँ पर आर ज़ीरो है, तो आर अगर ज़ीरो है तो इस फार्मूले में आर डालने से आपके पास टार्क जो है, या आप जितना भी ज़्यादा फोर्स लगाओगे टार्क ज़ीरो ही आएगा। तो ये जो है थे मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स थे। तो इसके साथ हम यहाँ पर वीडियो क्लोज़ करते हैं और कुछ एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टार्क पर, कि हमारे रियल लाइफ में टार्क के जो एग्ज़ाम्पल है उसको भी हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।